हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल जैसे कि हमने आपके साथ फर्स्ट क्लास में हमने एचटेट का जो हमारे पास सिलेबस था उसको डिस्कस किया था। उसके बाद एक और क्लास में हमने सेल टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके रिगार्डिंग कल हम क्या क्या पढ़ चुके थे जैसे कि आप सबने देखा। तो हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, कि सेल बेसिकली होता क्या है। और हमने उसके बाद टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टू टाइप्स के होते हैं। तो मैं जल्दी से आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जल्दी से रिवाइंड करवा देती हूँ और उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, हमने कल इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सेल कैन बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मैं आज आपको दोबारा बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, जिनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू टाइप का, जिनके पास न्यूक्लियस होता है। दे कंटेन वेरियस ऑर्गेनेलिज दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। आज हम उन्हीं ही ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सिंपल स्ट्रक्चर विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस। व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रू न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये होता है बच्चे कि वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है आपके पास, ठीक है। जो आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो न्यूक्लियोइड रीजन में ही, मतलब कहीं भी देखो, यहाँ पे कहीं भी पड़ा होगा। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और आर्की, ठीक है। ये बैक्टीरिया वगैरह जो है इसके अंदर आते हैं और ये प्रिमिटिव टाइप के होते थे, यानी कि जो सबसे पहले पाए गए थे ये उस टाइप के होते थे। यूकैरियोटिक मींस ट्रू न्यूक्लियस, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस आप डिफाइन करते हैं कि जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड डबल, और वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो आपके पास न्यूक्लियस होता है। कॉम्प्लेक्स सेल विद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज पोसेस ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। यहाँ पे डीएनए होता है। आई होप आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता होगी। डीएनए बता भी देती हूँ इसके बारे में मैं आपको। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चे। डीएनए जो होता है वो क्या होता है हमारा? डीएनए जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मोर और लेस अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आई? जीन्स के थ्रू आई। जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डीएनए पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डीएनए की बहुत ज़्यादा फोरेंसिक स्टडी में भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि कोई डेड बॉडी मिलती है, तो आपको पता करना हो, बिल्कुल वो बिल्कुल आप उसे पहचान भी नहीं पा रहे हैं, तो आपको पता करना हो तो कैसे पता कर पाएंगे? तो आप उसका डीएनए स्टडी करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। हमारे किसी भी पर्सन का एक डीएनए दूसरे डीएनए से मैच नहीं कर सकता। जैसे हमारे फिंगर सबके अलग अलग होते हैं, उसी तरह से डीएनए भी सबका अलग अलग होता है। पोजेस एग्जाम्पल्स प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, फंजाई, प्रोटिस्ट। और जो डीएनए जैसे हम हेयर से कलेक्ट करते हैं, नेल से कनेक्ट करते हैं, इन सब से कलेक्ट करके हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल मतलब जो फुल्ली डेवलप्ड सेल्स होते हैं, जैसे कि जो हम हैं, जो बिल्कुल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, जो आपके हैं, जो बिल्कुल फुल्ली जो मतलब बिल्कुल फुल्ली डेवलप्ड है, ठीक है। ओके। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक बार पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सबसे स्मॉल सेल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल सेल्स होते हैं, और ये लार्ज सेल्स होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 5 mm होता है और ये ग्रेटर देन 5 mm होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कोई न्यूक्लियस और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। डीएनए सर्कुलर होता है विदाउट प्रोटीन्स, और डीएनए लीनियर होता है, मतलब ऐसे कहीं भी पड़ा होगा। राइबोसोम्स ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स ऑल्दो कॉमन कड़ी है कि कॉमन होता है किसके अंदर? इसके अंदर स्मॉल और लार्ज, ठीक है। पर जो यहाँ पे राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? 80S होता है। यहाँ पे कोई भी साइटोस्केलेटन नहीं होता, यहाँ पे साइटोस्केलेटन होता है। यहाँ पे मोटिलिटी यानी कि जो मूवमेंट है वो कैसे होती है? फ्लैजुलम से, जैसे कि हमने यहाँ प्रोकैरियोटिक में देखा भी था, ये रहा फ्लैजुलम, ठीक है। ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो होती हैं आपकी ट्यूबुलेंस से, या फिर जो और बहुत सारे और अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं,
सेल डिफिजन, बाइनरी फिजन जो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे। यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टीज होती हैं। रिप्रोडक्शन ऑलवेज एसेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल और एसेक्सुअल। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी होती है मेटाबॉलिक पाथवेज की, यहाँ पे होती है कॉमन। ठीक है, एक सेकेंड बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इनके बीच में कॉमन क्या है। एक तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। कॉमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि आपको पता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर आपकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। साइटोप्लाज्म जो मतलब यहाँ पे फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे कि ये रहा फॉर एग्जांपल, ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जहाँ पे आपकी अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अनदर वन इज राइबोसोम। राइबोसोम कॉमन होता है, बट आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में ये होता है आपका 70s, ये होता है आपका 70s, और यूकैरियोटिक में होता है ये 80s। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में 70s, वो भी फर्दर डिवाइडेड होता है 50 एंड 30s में, और 80s ही कैसे फर्दर डिवाइडेड होता है 60s और 40s। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है। और हम ये देखेंगे कि जो एस है वो आपका एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, जब इसके बारे में हम आगे अच्छे से स्टडी करेंगे, अभी हमें इसकी नीड नहीं है। जब हम सेल को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनके बीच में कॉमन क्या है। ठीक है बच्चे, विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिस। व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑर्गेनेलिस? जैसे ये आपके पास सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या इसके अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये प्लांट्स, अभी सारा हम पढ़ेंगे, अगर ये प्लांट सेल है तो यहाँ पे सबसे बाहर क्या होगी, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट्स बट एनिमल्स में वो नहीं होती है। फिर उसके बाद होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कॉमन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, मतलब आपको बाहर वाले एनवायरनमेंट से अलग करती है। ठीक है बच्चे, अच्छा फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि जो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जहां पर ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिस जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं। फिर होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस हो सकता है, क्रोमैटिन, और ये फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम गर्ल कॉम्प्लेक्स से पढ़ते हैं। गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और लाइसोसोम, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये आपका सेल के ऑर्गेनेलिस। यानी सेल ऑर्गेनेलिस मतलब कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स या जिनसे आपका सेल मिलके बना हुआ होता है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बिल्कुल आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है आपके रेड से, तो सेल वॉल उसके बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है। पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। जैसे अब हम देखिए हमारे अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तभी तो हम अपने चीक को भी इस तरह से कर सकते हैं। आप किसी प्लांट के बार को ऐसे करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि सेल वॉल उनके अंदर प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल क्या देती है बेटा, रिजिडिटी देती है। रिजिडिटी मतलब कि हार्डनेस देती है। ठीक है, ये हो गया सेल वॉल, ये होगी सेल मेम्ब्रेन, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और ये तरह से। तो सेल वॉल सबसे पहली लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, जो आपके सेल के इनर एनवायरनमेंट को बाहर से डिफरेंशिएट करती है। पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये प्लांट्स में ही होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और यहाँ पे सेल वॉल जो है वो सराउंड सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। ठीक है, और ये रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है, मतलब कि ये बहुत हार्ड होती है। ठीक है, रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है, यानी कि ये बहुत हार्ड होती है और नॉन लिविंग होती है। ये डेड सेल से मिलकर बनी होती है। फ्रीली परमिएबल, मतलब कि इसके परमिएबल का मतलब होता है कि इससे कोई भी सब्सटेंस इजिली अंदर जा सकता है। ठीक है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है। पर जो हमारे कुछ एक लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे जो लोअर हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर वो काइटिन की बनी भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, रिजिडिटी देती है और शेप देती है, और साथ में क्या देती है बेटा, प्रोटेक्शन करती है। ये हमारी सेल वॉल है,
ये हमारा जो भी सेल है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिर्फ प्लाज्मा होती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है मेन। और बेसिकली ये डेड सेल से मिलके बनी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोकोमोशन कर सकते हैं, हम मूवमेंट भी कर सकते हैं, पर प्लांट्स जो है वो तो एक ही जगह पे रहते हैं ना। तो अगर मान लो कोई भी एडवर्स कंडीशन हो जाए तो प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा रिजिड होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी एडवर्स कंडीशन हो वो आराम से रह सके। तो उसमें आपकी सेल वॉल जो है वो बहुत मदद करती है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, ये सेलुलोज से मिलके बनी होती है, और यहाँ पे बेसिकली आपको डेड सेल्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब ये सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर से जाने नहीं देती, ये चेक करती है, कुछ एक को अलाउ करती है और कुछ एक को अलाउ नहीं करती है। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाय फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है, यानी कि इस तरह से आपके ये ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करती हूँ, यहाँ जूम करने की कोशिश करती हूँ। ये बाय फॉस्फोलिपिड लेयर की होती है ये, कि यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपके ऊपर भी होंगे और इस तरफ भी होंगे, ठीक है बच्चे। और ये जो होते हैं ये लिपिड्स के मिलके बने हुए होते हैं, बाय ये लिपिड लेयर के बने होते हैं। और आपको ये पता है कि जो लिपिड लेयर जो होती है वो आपको जल्दी से पानी, और ये जैसे हम जैसे पानी को, ऑयल को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो जल्दी से डिसॉल्व नहीं करने देता। तो इसका मतलब ये है कि जो लिपिड लेयर होती है आपकी, वो जल्दी से पानी को अपने अंदर नहीं आने देती है। तो ये सेमी परमिएबल है, मतलब ये कुछ एक सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, कुछ एक को अलाउ नहीं करती। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं जो अलाउ करते हैं। इनके थ्रू ही हम चैनल्स बना के अलाउ करते हैं। पहले तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मतलब बहुत टाइम लगा समझने में, पर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने उसका ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, और बाय फॉस्फोलिपिड का मॉडल दिया। और उन्होंने ये बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर से मिलके बनी है और बीच में उसके प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। तो इससे हमें बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान दें इस पे। देखिए, जो हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, आइसो, हाइपो और हाइपर, ठीक है बच्चे। आइसो, हाइपो और हाइपर, यानी कि आइसोटोनिक मतलब जिसके अंदर कंसंट्रेशन सेम हो, जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। जैसे कि हमारे पास ये सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है बच्चे। तो जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है और बाहर का एनवायरनमेंट भी है, अगर वो बिल्कुल कंसंट्रेशन सेम हो, आई होप आपको थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन से अवेयरनेस होगी, यानी कि उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है। अगर इन दोनों की सेम हो, आइसो का मीन्स होता है सेम, अगर सेम हो तो बाहर अगर वाटर है तो अगर पानी की मूवमेंट अंदर होगी तो उसी तरह से ही पानी की मूवमेंट बाहर हो जाएगी। तो एक तरह से इक्विलिब्रियम बना रहेगा, यानी बैलेंस बना रहेगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। अब बेटा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब कि जो आपकी सेल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उनकी जो हम सॉल्यूशन के रिगार्ड में ही देख रहे हैं ना। तो ये देखिए हाइपोटोनिक का मतलब कि जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है आपका, उसके अंदर सोल्यूट की, हाइपो का मीन्स होता है लेस, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम। जब उनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो पानी क्या है उनमें है ज्यादा, पानी क्या है बेटा ज्यादा। तो पानी क्या होगा आपके बाहर वाले सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है, हम जैसे रात को चने, जैसे चने या स्प्राउट्स इन सबको डिजोल्व करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल किशमिश को अगर हम भिगोते हैं, किशमिश को भिगो के रखते हैं, आप कोई भी बादाम, ये चने वगैरह भिगोते हैं, राजमा, तो आप देखिए कि सुबह की वो पूरा पूरा मतलब उनका पूरा साइज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर जो है हमने सिर्फ पानी डाला और अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूट की, तो इसलिए जो पानी होगा वो बाहर से कैसे जाएगा, अंदर कैसे जाएगा, बाहर से कैसे जाएगा, अंदर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा बेटा जैसे कि आपने बाहर कोई सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन ले लिया, यानी बाहर कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, हाइपर का मीन्स होता है ज्यादा, तो बाहर क्या है कंसंट्रेशन ज्यादा।
तो जो आपकी सेल्स है वो श्रिंक हो जाएंगे, जो भी आपकी सेल के अंदर पानी है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी से हम एक टर्म पढ़ते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सेल है, ठीक है, वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होनी चाहिए, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मतलब कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो गया तो सारा का सारा जो आपका फ्लूइड होता है वो एक तरफ हो जाता है, यानी प्लाज्मा का लाइसिस हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है ये, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, पानी जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि बाहर जो है वो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपो मतलब बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो पानी जो होगा वो अंदर जाएगा और हाइपर के अंदर बाहर आएगा। आप एग्जांपल्स के थ्रू याद रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ग्रेप्स का। ग्रेप्स को जब हम शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो किशमिश में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उनके अंदर का जितना भी सारा वाटर होता है वो सेल से कहा जाता है बाहर आ जाता है। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम न्यूक्लियस। ये बिल्कुल देखो, अभी तक हमने सेल वॉल पढ़ा, मतलब जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, सेल वॉल पढ़ा। सेल वॉल के बस ये ध्यान रखना है कि वो सिर्फ प्लांट्स में होती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और फिर हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉमन टू बोथ एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। ठीक है बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस। यानी देखो, जैसे कोई भी हमारे पास कंप्यूटर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू। ठीक है, उसी तरह से आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन। तो उसी तरह से सेल का भी तो कुछ ब्रेन होगा, तो ये कंट्रोल सेंटर होता है, मतलब पूरे के पूरे सेल के अंदर एक्टिविटीज जो भी होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, आपका न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करता है बेटा, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस कमांड दे देगा कि सेल आपको अब डिस्ट्रॉय होना है, सेल के पास पूरी सब पूरा मैकेनिज्म होता है, तभी तो मैंने आपको बताया था कि वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। पूरा सेल के पास पूरी कैपेबिलिटी होती है जिसमें वो खुद को अपने आप को लाइसिस भी करवा सकता है, अपने आप की डेथ भी करवा सकता है। वो हम पढ़ेंगे जब सारे सेल ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ। और बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर एनवलप्स होते हैं पोर्स के थ्रू, जैसे मतलब कोई भी प्रोटीन्स जो है आपकी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक है बच्चे, तो कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन हुई तो उनका ट्रांसफर कैसे होता है, प्रोटीन्स के थ्रू, ये पोर्स के थ्रू। ठीक है, कोई भी प्रोटीन, एमआरएनए, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो जिस तरह से मतलब ये पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, बिल्कुल कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चे। तो आज हमने पढ़ा अभी तक कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए विद एग्जांपल। आसान है, प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया वगैरह, यू मतलब जो अब वाले हैं हम। फिर हमने यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा कि क्या क्या होता है, दोनों में क्या क्या कॉमन होता है। तो सेल वॉल दोनों में हो सकती है, प्रो में भी और यूकैरियोटिक में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में हो सकती है, पर और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी दोनों में ही प्रेजेंट होता है। आज मैंने सिर्फ आपको कॉमन कॉमन वाला पढ़ाया है, क्यों, जो दोनों में कॉमन होता है। न्यूक्लियस बस थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि उसके अंदर पूरा अच्छे, वो तो प्रोकैरियोट्स में तो सिर्फ सिंपली लाइंग होता है और यूकैरियोटिक्स में पूरा अच्छे से फुल डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू करते हैं। ये देखिए, काउ इट्स ग्रास एंड बोथ, काउ इट्स काउ इट्स ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स। काउ एंड ग्रास, काउ के पास भी सेल्स होते हैं, ग्रास के पास भी। तो आपको स्टेटमेंट सही बतानी है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी आपकी स्टेटमेंट सही हो सकती हैं। काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स, ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सेल्स का साइज बड़ा है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट आपकी है गलत। काउ सेल्स है प्लास्टिड्स एंड स्मॉल वैक्यूल्स। प्लास्टिड्स ये भी हम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। प्लास्टिड्स होते हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो उनको ग्रीन कलर देते हैं, तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका क्रॉस। ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल्स एंड वैक्यूल्स, बताइए अभी पढ़ाया था ना आज, ये जो ग्रास सेल्स होते हैं उसके अंदर सेल वॉल्स होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं। ग्रास सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो ग्रास सेल्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम होते हैं और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो होते हैं, ठीक है, पर सेंट्रोसोम्स नहीं होते। सेंट्रोसोम्स आपके एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जो आपको हम आगे डिवीजन में पढ़ेंगे। काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात बिल्कुल सही है, काउ सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या ऑप्शन हो गया आपका, सी एंड ई, ये दोनों आपके सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पीवाईक्यू।
बैक्टीरिया सेल्स डिफर फ्रॉम माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया सेल्स के पास क्या होता है जो माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होता। हाँ, मैंने आपको कल पढ़ाया था, कल वाले लेक्चर में जिन बच्चों ने देखा होगा कि माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ द प्रोटिस्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियोसाइड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 70S राइबोसोम्स होते हैं ये तो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म से कैसे है, दोनों में कॉमन है ये तो, रिजिड सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्मा होता है उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तभी उनका कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता। इसी वजह से हमने उन्होंने कल हमने उन्हें जोकर कहा था। और आप खुद बताएंगे मुझे कि माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, आप रिकॉल करें चीजों को, साथ साथ कनेक्टेड रहें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो भी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज बची हुई हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, मतलब जैसे स्विमिंग पूल है एक तरह से, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।